Right, you're watching me. That is Rajiv K. Bajaj on Inside Story. जी मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप देख रहे हैं Inside Story. चैनल का नाम है Lemon News. That's right. The name of the channel is Lemon News. मेरा नाम है RKB. और आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार के बारे में. आज हम बात करेंगे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं. लिहाजा ये तो लाजमी है कि उनके ऊपर आरोप लगेंगे ही. आफ्टर ऑल दे आर द रूलिंग पार्टी, मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी इन अ लॉन्ग टाइम. एंड व्हेनेवर एनी पार्टी इज सक्सेसफुल, एवरीबडी ट्राइज टू ब्रिंग देम डाउन. दैट इज ऑल्सो ट्रू. यानी दिल्ली में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने जनाब उपाध्याय साहब को लेकर के एक पर्दाफाश किया कि वो आज की तारीख में रिलायंस के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, उसके ऊपर अब तक कोई सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक उत्तर अब तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया है. दूसरी तरफ अगर हम लोग मुंबई में आए, आदरणीय श्री मोहित कंबोज जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई यूनिट के भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर भी आज तक कोई भी संतोषजनक जवाब भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया है. यहां तक कि आशीष शेलार जी हों, आदरणीय विनोद तावड़े जी हों, उन्होंने भी मना कर दिया है इस विषय में बात करने से. लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब आज चीज हुई है. दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग व्हिच हैज हैपेंड टुडे. मोहित कंबोज जी की तरफ से हमें एक एसएमएस आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो केस उनके खिलाफ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने किया, जहां पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है अंडर 406, 420 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो एक और मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने उसको मैटर को स्टे कर दिया. यहां तक कि यह भी कहा गया है दैट द मैटर हैज बीन पुट अप फॉर क्वॉशिंग. नाउ एट द मोमेंट आई हैव गॉट मिस्टर विभव कृष्णा विद अस, लॉयर फॉर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन. Vaibhav, this is Rajiv Bajaj here. Can you hear me? Hello? I can hear you. Right, Vaibhav. Vaibhav जी आप बताएं, जो एसएमएस हमें मिला है मोहित कंबोज जी द्वारा भेजा गया, क्या आपको इस विषय में कोई जानकारी है? वैभव जी बताएं. मैं दो तीन चीजें आपसे एकदम साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपको एसएमएस मिला, क्या उसके बाद आपने उनसे ऑर्डर की कॉपी मांगी है? जी मांगी है. और अगर ऑर्डर की कॉपी मांगी है तो क्या आपने उस ऑर्डर को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है. यहाँ तक के कोई जवाब नहीं आया. अगर नहीं देखा है तो इसमें फिर इन बातों पे अटकल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बगैर किसी ऑर्डर के इन सब चीजों का की कोई मान्यता नहीं है. क्योंकि कानून के प्रावधान के अनुसार जब कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर होता है तो उसके अगेंस्ट में आप चैलेंज करके आप जो है रिवीजन में जाते हैं, या तो सेशंस में या तो हाई कोर्ट में. इसमें कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में दूसरा मैजिस्ट्रेट सेम मैटर को नहीं सुन सकता है. जी, which is very strange. I find it very strange. Which is very very strange, and therefore I am surprised to hear that there's something like this which is being circulated. Yes. Therefore I am only reacting on the basis of a query which is put to me, because I have had no benefit. My clients have had no benefit. We have not been served with any paper. Have you been served with any such order so far? So far, not aware. Are you aware of the fact that there is any such concurrent appeal going on against the order issued by the Metropolitan Magistrate of the 32nd Court, in which you are the complainant? Not at all. Not at all. So you have not been served. Now I'm putting this to you, Vaibhav. Vaibhav, yes. Just for the information of my own self and for our viewers. Yes. I know for a fact that in a civil case, yes, in a civil matter, ex-party orders are usually passed if the opposing party does not appear, say 3 or 4 times. Yes. Now, is that also true of a criminal case? No, not in a stage as you have in this case, because in this case, his remedy is to challenge an order which is issued in my favor. Yes. So therefore, I am the original complainant. Right. So therefore, when it goes up higher, then I am necessarily required to have notice. Yes. So that I have an opportunity to meet what the other side wants to say. लेकिन आप ये बताएं, ex-party नहीं होता है, ex-party नहीं होता है. So we get that. Now the question is this. Let me ask you. Now this is just for the record. Yes. क्या आपको इस अपील के बारे में, तथाकथित अपील के बारे में, जिसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एसएमएस आया मोहित कंबोज जी के खुद के नंबर से आया है. मोहित कंबोज जी के खुद के नंबर से एसएमएस मेरे पास आया है कि उन्होंने क्या लिखा है. Can I read it out to you? Yes, let me read it out to you. Please do that. Let me read this out to you. This is for the benefit of our viewers also. This is Mohit Kamboj, and this SMS has been sent from his own number. And it says, Mumbai Magistrate Court, please note, has given stay order on Bandra Metropolitan case filed against Mohit Kamboj, in which complaint was done by SDIL builder.
court has seen all documents and has concluded that false case was filed against Mohit Kamboj and no fraud was done by Mohit Kamboj. Order given by Bandra court has been stayed and matter to be put for quashing on another date. Now, this is the SMS which has been sent, to which I have asked, please, just hear me out. To which I have asked, please send us a copy. I have asked 5 times. I have sent 5 SMSs to Mr. Mohit Kamboj. In fact, I've even gone to the extent of saying, okay, you may not be having a copy of the stay order or whatever other directions for quashing which have been given by the Honorable Magistrate. No, though God knows which magistrate would dare to do that, I don't know. But maybe in the Indian system of jurisprudence, maybe this can also be done, even though I have never experienced such a thing. I have even asked for the number of the lawyer of Mr. Mohit Kamboj. Even that has not been given. जी, आप बताएं. इसमें कई चीजें हैं. देखिए, मैं केवल रिएक्ट कर रहा हूं आपको जो मैसेज मिला है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे क्लाइंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो इसलिए मैं केवल इस बात पर रिएक्ट कर रहा हूं कि आपने मुझे बताया है कि ऐसा कोई एसएमएस आया है. ये एसएमएस भी बहुत क्रिप्टिक और वेग है. ये नहीं बताता है कि किस कोर्ट में, किस मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ये बात उन्होंने रखी थी और किस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे किया है. उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नंबर क्या है, वो ऑर्डर की डेट क्या है, और उसके बाद जो प्रावधान उन्होंने लिखे हैं कि भाई स्टे हो गया है एंड इट इज केप्ट फॉर क्वॉशिंग, वो सारी चीजें मैजिस्टेरियल पावर में नहीं है. दुरुस्त बात है. तो इसलिए ये सारी चीजों पे रिएक्ट करना, तो फिर मतलब ये फिर अटकलों पे रिएक्ट करने की बात हो जाती है. इन सारी बातों के लिए हम लोग तभी रिएक्ट कर पाएंगे जब हमको वो पर्टिकुलर डेट्स एंड ऑर्डर्स दे सकें. अगर किसी वजह से वो ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें ये बता दें कि साहब किस केस नंबर, किस एप्लीकेशन नंबर में ये है, किस अदालत ने ये पास किया है, हम जाके अप्लाई करके उसको ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ये बनती है कि क्या एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर स्टे कर सकता है? मतलब ये मेरी समझ के बाहर है. यू हैव टू गो टू द सेशन कोर्ट. आपको सेशन कोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है. I mean, this is very strange. Absolutely. And since the gentleman concerned has circulated this SMS from his own number, don't you think, in case, I am only assuming over here, please, I am not saying, in case such an order does not exist or such an appeal does not exist, isn't this tantamount to contempt of court? Not only that, it is more than that. This is more in the nature of obstructing administration of justice. Right. And then you are creating a situation where misinformation is being done regarding, one, the sanctity of a judicial proceeding. Yes. And two, trying to prevent the normal order that has taken place to take its course. Therefore, thereby you are obstructing an administration of justice. Therefore, you are liable for much more. And therefore you are liable for much more. That's right. Yes. Therefore, it is not only confined to the fact of showing disrespect and disregard to the court and the court proceedings and the court order. No, which is very strange because as far as I know, he has to appear on the 19th. On Monday, he has to appear in the 32nd court in Bandra, as far as I know. Because what happens here is that the order that was passed is self-explanatory. Yes. And therefore, till it is stayed, it is binding. Yes. And the power to stay is only of a superior court. Which in this case would be the Sessions Court or the Bombay High Court? Yes, either the Sessions Court in a revision application or the Bombay High Court in a 482 criminal application or a writ petition. And in any event, the court per se cannot grant such an order ex parte? Not at all. No question of an ex parte order. Yes. So, and you have received no such intimation. You are the magistrate. You are the lawyer in the case. Yes, I have so far no intimation. No intimation at all. And in spite of that, Mr. Mohit Kamboj is circulating such an SMS. Now, I find this absolutely strange. Now, is this in line with Mr. Mohit Kamboj's behavior so far? I'm just asking you. I would refrain from answering that because the matter, as far as my complaint is concerned, is still sub judice. And therefore, I do not want a situation... But the matter in your complaint relates to 4 checks having been issued from an account which is already closed. Right. यानी 4 चेक इशू किए गए 5-5 करोड़ के, यानी टोटल 20 करोड़ के, और वो अकाउंट अभी बंद पड़ा है, उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इशू किया है. प्राइमा फेसी सैटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसेस इशू किया है. प्राइमा फेसी, फ्रॉम व्हाटएवर आई रिकॉल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, द 32nd court, the Metropolitan Magistrate Bandra has said very clearly that prima facie this seems to be a conspiracy to cheat. Right. It says so very, very much over there, and commit fraud. And what are the sections, Vaibhav, if you could just tell us again, what are the sections under which Mr. Mohit Kamboj has been charged? This is a case of cheating and fraud. Yes. And see, I do not desire to dwell too much on it because so far we have already served on him a copy of the order. Yes.
And therefore, otherwise, I don't want to give him an opportunity that the matter which is sub judice is being discussed in media. Right. And therefore, I'm refraining myself from discussing any further on this. Right. But what I'm reacting to what you have asked me. That all right. For the record, one final question to you, Vaibhav, and thank you so much for joining us. For the record, do you have any knowledge of this SMS which I've just read to you? I have none. There is nothing which has apart from whatever I have asked you as a journalist, मैंने आपसे पूछा है इसलिए आपको जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन इसके अलावा कोर्ट द्वारा आदरणीय मोहित कंबोज जी के वकीलों द्वारा या जिस कोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सा कोर्ट है उन्होंने लिखा नहीं है, कौन मैजिस्ट्रेट है लिखा नहीं है, वो कोर्ट बांद्रा में है ये भी नहीं लिखा है, अपील का नंबर क्या है ये भी नहीं लिखा है, क्या इस विषय के बारे में आपको कोई जानकारी है? जी नहीं, मेरे सूचना का पूरा स्रोत आप हैं और आपने ही बताया है कि आपको ऐसा कोई एसएमएस आया है, ऐसा एसएमएस हमारे पास तक नहीं आया है। And as far as you are concerned, therefore, the order issued by the Metropolitan Magistrate of the 32nd Court in Bandra still stands. Still stands and is meant to be followed. And if it is not followed, then we'll have to take necessary action to ensure it is complied. Right. Thank you so much, Vaibhav. Thank you very much. Sir. Thank you so much. Bye. Now, Pradeep, this is a very strange case. It really is very, very strange. I have never experienced any such thing in my life. How can, I mean, you have read the SMS yourself. How can anyone do something like this? I mean, I find it strange. अभी मोहित कंबोज जी से 5 मरतबा हम लोगों ने एसएमएस भेजे हैं, मैंने खुद ने भेजे, आई सेंड इट माई सेल्फ, 5 बार भेजा है कि भाई अपने वकील का नंबर बता दीजिए, ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए, कौन सा मैजिस्ट्रेट है, कौन से कोर्ट में है. So far I have got nothing. And an order issued by a magistrate can only be stayed by a superior court. और superior court यहाँ पे सेशंस कोर्ट है या बॉम्बे हाई कोर्ट है? प्रदीप जी. Sir, we always hope that whatever he says is true. But the main thing is whatever he says has to be corroborated with evidences, that is documents and various other things that are just proof enough beyond doubt, beyond reasonable doubt that मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और ये इसका evidences है. चाहे वो एलिगेशंस हो जो पहले उन्होंने किया था, उस एलिगेशंस को भी आपको याद होगा, लगातार हमने आपने भी उनको मेल्स एसएमएस के माध्यम से भेज के उनको पूछा था, प्लीज प्रोवाइड अस सम एविडेंसेस ऑन व्हाट बेसिस यू हैव लेवल्ड दीस चार्जेस एंड एलिगेशंस अगेंस्ट एनी पार्टी. दैट ही हैज नॉट डन इट. एंड नाउ अगेन वी फाइंड एक मैसेज के माध्यम से आपको ये बोलते हैं कि यस देयर इज ऑल द चार्जेस अगेंस्ट मी हैव बीन क्वैश्ड. एंड that also, when you have asked for any evidences and proofs, he has still not done it. Now, this is a matter that, you know, he's not a simple ordinary person beyond. He's the vice president of the BJP. He's not an unreasonable man who doesn't know the law or doesn't have any knowledge of the law. Definitely, he holds an official position. He holds an official position in the business. He holds an official position where his Bullion Business Association is concerned. उस Bullion Business Association के अध्यक्षता पद पर भी वो है. और इतने रीजनेबल, इतने पोजीशंस एक्वायर करने के बाद भी अगर वो जानते हैं कि हर चीज़ जो आप एलिज करते हो और हर चीज़ जो आप कहते हो उसको जस्टिफाई करने के लिए, कोरैबोरेट करने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, which he is not being furnishing, and that causes a big matter of concern. बहुत प्रश्न लग जाता है उनके पूरे एक्ट और एलिगेशंस में कि why this is happening, why can't he furnish the proof even for the allegations that he had earlier coupled, and now he says that he has been quashed of all charges, bereft of all charges. He has to give evidences that, because आपके पास जब तक order नहीं आते तब तक we can't justify. But Pradeep, the fact remains, this is a criminal case. This is not a civil case. And thirdly, how can any court grant you ex parte stay? My point is, ex parte injunction यहाँ पर मिल कैसे सकता है? अगर आप देखें, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई आदेश दिया है जिसमें 19 तारीख को आपको अपीयर होना है कोर्ट में. Now, a stay can be granted only by the Sessions Court. This SMS does not say that it has been granted by the Sessions Court. साथ में या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे आप, और वहां पर भी दूसरी पार्टी को जब तक नोटिस इशू नहीं होता है आपको स्टे कैसे मिल सकता है? एंड स्टे ऑन व्हाट? ओनली प्रोसेस हैज बीन इशूड. देयर इज नो अरेस्ट वारंट आउट फॉर मोहित कंबोज एज फार एज आई नो. जहां तक मैं जानता हूं, मोहित कंबोज जी के लिए अभी तक कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं है, और उसके बाद 5 मरतबा उनको एसएमएस करने के बावजूद अब तक उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी है. 5 मरतबा हम लोगों ने एसएमएस किया, यहां तक कि आपने भी किया तो 6 या 7 बार हो गया, और उसके बाद पहले हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उनको इन्वाइट भी किया कि कृपा करके यहां पर आइए और अपना केस सामने रखिए. वो भी आने को तैयार नहीं है.
क्योंकि यहां पर वो आए, उन्होंने लेमन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, एक कंपनी के खिलाफ उन्होंने ना जाने क्या क्या लांछन लगाए, आरोप लगाए। जब उनसे यह कहा गया कि उसके बारे में जरा सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, वो गायब हो गए, भाग गए, वो यहां पर नहीं आए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार वो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई यूनिट ऑफ द बीजेपी के। प्रदीप जी, मुंबई यूनिट ऑफ द बीजेपी, व्हाट इज दैट डूइंग? व्हाई आर दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन दिस मैटर? This is becoming more and more embarrassing. It is becoming embarrassing for the BJP, just like the case of Satish Upadhyay in Delhi, just like the case of Praveen Darekar here, just like the case of Baban Rao Pachpute, just like the case of Vijay Kumar Gavit, just like the case of Mr. Nihal Chand, who is the MOS to PMO. My point is, what is the BJP doing? Why are they not taking action? Pradeep. Sir, exactly. After the Mumbai unit of BJP, because even when these allegations came on, we found that many of the ministers related with Maharashtra, they were very, very aggressive where Mohit Kamboj was concerned. Mohit Kamboj के प्रश्न जब भी हमारे रिपोर्टर्स उनको पूछते तो they used to be very aggressive about it. कि ये हमको क्यों पूछते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? But the very fact is that if you have in your rank and file, in fact you are absolutely right. अगर आपको याद होगा, प्रकाश मेहता जी से जब ये पूछा गया तो प्रकाश मेहता जी बड़े गुस्से में बोले कि इसके बारे में मैं क्या करूं? That's what he said. Exactly. इसके अलावा बाकी सब लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने मतलब इसी तरह एक मुंगटीवार जी को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने इसी तरीके से जवाब दिया। अकेले मुंगटीवार जी ने बोला कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब मेरा यह कहना है, जब मधु चौहान जी से यही सवाल पूछा गया तो मधु चौहान जी ने कहा कि वो सिर्फ आरोपित व्यक्ति हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं। अरे भाई, 2 साल तक आपने राज्यसभा और लोकसभा को नहीं चलने दिया, सिर्फ आरोपों के आधार पर। यानी ए राजा, कनी मोजी, दयानिधि मरन, जनाब सुरेश कलमाडी, इन सब लोगों को लेकर के आपने ऐसा हो हल्ला मचाया, ना जाने क्या कुछ किया। 2G स्कैम की CAG की रिपोर्ट को लेकर के आपने पार्लियामेंट को ठप करके रख दिया और आप कहते हैं कि आरोप जब तक साबित नहीं होते उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज तक CAG के जो आरोप हैं वो साबित नहीं हुए हैं। प्रदीप जी। सर, जो पूरे कंडक्ट है, जो महाराष्ट्र में जिन लोगों को उन्होंने इंडक्ट किया बीजेपी के अंदर, दिस ऑल क्लाउडेड विद वेरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन, वेरियस एलिगेशंस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स एंड वेरियस अदर चार्जेस ऑफ करप्शन, and they are absolutely solid about it. They're not bothered about the very fact that हम इनको ले रहे हैं। ये जो हमारे छवि है, नेशनल इमेज, जो उसको डेंट करता है, there's a dent, they're denting our image nationally, and the breach of trust among the electorate who have trusted Modi and given you a vote. Now they are in a state of flux. This is the BJP that we have voted in Maharashtra. Why and why? Not just in Maharashtra, all over the country. All over the country. Look at yes. Satish Chandra Upadhyay. Look at everybody else. Mohit Kamboj is just a very small cog in the wheel. He's a very small person. Hardly anything. जहाँ तक मोहित कम्बोज जी का प्रश्न है, मोहित कम्बोज जी तो मतलब है नहीं है, अलग बात है, मतलब he's neither here nor there. All that I'm trying to say is that as far as the BJP is concerned, the entire attitude of the BJP seems to be very, very strange. You have a person like Mohit Kamboj over here, who's the vice president of the Mumbai unit of the BJP. A process under 420 has been issued against him, and you are not doing anything about it. Today, Mr. Mohit Kamboj sends an SMS, not just to me, but a couple of other journalists as well, stating that the matter has been stayed by the magistrate and it has been put up for quashing without hearing. The case has not been heard and it has been put up for quashing. This is very strange. I have never heard of such a thing. Put up for quashing is a bit question mark. How can how can you do that? Let me read it out right over here. Can we have those graphics on again, please? Let's take a look. Put up for directions or put up for. It says so. Order has been given by Bandra court, has been stayed and matter to be put up for quashing on another date. What? How is the rest? I find this strange. I find this absolutely strange. This is so strange. I don't know what is going on over here. I really don't know what's going on over here, especially how does he with the preempt even if for a minute we believe that he's gone to the Sessions Court, how can you preempt what is going to happen in a future date? No, but this is really strange. At the moment, we've got our old friend Tushar Gandhi with us. Tushar, very good evening to you. Tushar ji, namaskar. नमस्कार जी। अब तुषार जी कैसे हैं? Thank you so much for joining us. Thank you so much for joining us. You're most welcome. तुषार गांधी साहब, दो सवाल आपके सामने हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नंबर 1, ये सवाल तो है ही कि जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की आड़ में लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, मतलब बहती हुई गंगा है, जाइए, आपको हम आरोपित करेंगे जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं। ना हो हमारे हाथ तो हम धुल लेंगे। जी, मतलब कि जब आप हमारे साथ आ जाएंगे तब आप बिल्कुल पवित्र हैं, जब आप हमारे खिलाफ होंगे या हमारे बाहर होंगे तब तक हम आपके ऊपर लांछन लगाते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। जैसे आदरणीय प्रवीण दारेकर जी हो गए, विजय कुमार गावित जी हो गए, या अपने बाबन राव पाचपुते
पाचपुते जी हो गए, सब लोग बिल्कुल पाक साफ हो गए जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और मोहित कंबोज जैसे आदमी जिनके खिलाफ 420 की धोखाधड़ी का केस है, 19 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना है, वो आज तक वाइस प्रेसिडेंट है मुंबई के, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सतीश चंद्र उपाध्याय जी साफ तौर से रिलायंस के मीटर इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग एटसेट्रा में पैसा कमा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। वहां पे किरण बेदी जी को इंडक्ट कर रहे हैं। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा तुषार गांधी जी, आप ये बताइए, किरण बेदी जी जो अन्ना हजारे जी के साथ इन्वॉल्व थी, अन्ना हजारे जी की मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में गई हैं और भारतीय जनता पार्टी में सतीश चंद्र उपाध्याय जी उनके सामने हैं, निहाल चंद जी एमओएस टू पीएमओ हैं। वो किस प्रकार अपना भ्रष्टाचार विरोधी रूप लोगों के सामने लेकर के जाएंगी? तुषार जी बताएं। भ्रष्टाचार विरोधी रूप था ही नहीं, वो एक मौका था, वो मौके का फायदा उठा के अपना जो मनसब था वो पूरा कर लिया। यही मकसद था, यही मनसब था, यही पूरा करना था। अन्ना हजारे तो एक बहुत कन्वीनियंट सीढ़ी मिल गई जी, और वही हुआ है। देखिए आज का अन्ना हजारे का स्टेटमेंट अगर आप पढ़े तो कहते हैं कि 1 साल से तो उन्होंने जिंदा हूं या मर गया वो भी नहीं जानने की कोशिश की जी। तो वो तो है कि भाई जितना जो काम था वो काम के लिए साथ हो लिए, और मकसद हो गया, मिल गया तो भूल गए। लेकिन तुषार गांधी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्डर है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ बिल्कुल। आज किरण बेदी को पैराशूट द्वारा आप लेकर के आ गए, वहां पे बिठा दिया आपने वहां पे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, पूरा सवाल सुन ले, क्या सुषमा स्वराज जी, हर्षवर्धन जी, अपनी आरती मेहरा जी, आपके वीके गोयल जी, ये सब लोग मतलब क्या चले गए, क्या रिटायर हो गए, क्या हुआ इनको? आज की तारीख में आपको किरण बेदी को पैराशूट करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है मुख्यमंत्री पद का। तुषार जी नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं कि ये जो है कि इस बार तो चुनाव लड़ा गया था कि अब की बार मोदी सरकार जी, अब नेक्स्ट टाइम ओनली मोदी की तैयारी हो रही है, ताकि ना आरएसएस की जरूरत पड़े, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधा रहना पड़े, अपना खुद का परिवार बना लेंगे और उसमें से फिर वो सरकार बनेगी। इसीलिए तो देखिए, जिन लोगों ने जिंदगियां बिता दी बीजेपी को बिल्ड करने में, 2 एमपीज की पार्टी में से आज सरकार बनी, पार्टी बनाई जिन लोगों ने सर 2 से 282, हाँ 2 से 282 1984 में 2, आज 282। बिल्कुल नहीं, ये फितरत है। और जिन लोगों ने पार्टी बनाई, तुषार मैं किसी और सवाल पर आ रहा हूं आपके पास। जिन लोगों ने पार्टी बनाई उनको आप भूल गए, उनको रिटायर कर दिया, फायर कर दिया। चलिए, जहां तक लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का प्रश्न है, इन सब लोगों के साथ आप एग्री करें ना करें अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन मेरा यह कहना है, आडवाणी जी ने अपना खून पसीना एक करके पार्टी बनाई, ये अपना खून पसीना एक करके आंदोलन चलाया, अपना खून पसीना एक करके आज इस स्तर पर लेकर के आए कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने, और उसी लाल कृष्ण आडवाणी को भूल गए। कहीं आपको थोड़ा याद नहीं दिलाता ये तुषार जी कि आपके परदादा महात्मा गांधी को भी इस तरीके से सब लोग भूल गए थे 1947 में, जब बंटवारे की बात आई, आजादी की बात आई? वो तो था, क्योंकि वो तब भी मकसद पूरा हो गया था, आजादी तय हो चुकी थी। तो और अगर उनके साथ रहते तो दूसरा आंदोलन करने मजबूर कर देते, तो वो तो करना नहीं था जी। पर फर्क ये है कि बापू को की कोई मंशा नहीं थी, बापू को सिर्फ आजादी चाहिए थी और फिर गरीबों का काम करना था। इन लोगों को खुद की गरीबी दूर करनी है। यही एक वजह है, जैसे अभी प्रदीप और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे, यही एक वजह है कि सतीश चंद्र उपाध्याय जी हों, आदरणीय प्रवीण दारेकर जी हों, मोहित कंबोज जी हों, विजय कुमार गावित हों, बबन राव पाचपुते हों, और ना जाने कितने और हों, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव फॉरगॉटन अबाउट आवर फ्रेंड मिस्टर संचेती, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट हिम आइदर। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की आड़ में रह करके अपना व्यवसाय, अपना व्यापार कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस किस्म के क्या कहेंगे गौपुत्र हैं कि उनको अपना व्यवसाय बगैर कुछ लिए करने देंगे। तुषार गांधी जी बताएं। नहीं, बिल्कुल साफ है कि इसमें तो
सौदेबाजी हुई होगी, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी उनको क्रॉस ओवर करने की स्टेज पे। ये आप मुझे मेरी पीठ संभालो, मैं आपके पीठ को बलबूता दूंगा जी। ये सिद्धांत पे काम हो रहा है। केडर वेडर भूल जाइए। वो केडर वेडर होता है जैसे पहले के जमाने में होता था ना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए जब युद्ध होता था जी, तो कॉलोनी से लाए गए सिपाहियों को फ्रंट लाइन में भेज देते थे, बोले 10-15 हजार मर जाए को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हमारे गोरे जाके राज करेंगे। वही चीज हो रही है कि जिन्होंने पार्टी बनाई उनको उनकी शहादतों के ऊपर ये लोग अपने महल बनाएंगे। जी। लेकिन तुषार गांधी जी, आखिरकार ये कब तक चलेगा? ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो अभी हो रहा है ये कब तक चलेगा? याद रखें, क्योंकि मैं इसलिए जान करके पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से अब आज तक लोगों को उम्मीदें हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री वास्तविकता में हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करने वाले हैं, और उन्हीं की आड़ में ये सब हो रहा है। अब मैं ये मान करके नहीं चल सकता कि पार्टी हाईकमांड को ना मालूम हो कि सतीश चंद्र उपाध्याय जी क्या कर रहे हैं, प्रवीण दारेकर जी क्या कर रहे हैं, मोहित कंबोज जी क्या कर रहे हैं। जी, इसमें यह है कि आप एक तो देखिए उनकी जो चुप्पी है जी, किसी भी इश्यू पे वो बात करना नहीं चाहते, और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर सब इश्यू में बात करेंगे, अपना सर अड़ाएंगे। लेकिन जब किसी भी इश्यू पे बात ना की जाती हो तो ये स्वाभाविक है कि फिर आपकी मंजूरी से ही सब हो रहा है। तो ये जरूर यही हमको मानना चाहिए कि हाँ भाई, इसमें इनकी भी रजामंदी है, उन्हीं के मंसूबे पे ये सब किया जा रहा है। कुछ प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं आपसे। तुषार प्रदीप नामबियार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जरूर। Do you think जो बड़े-बड़े क्लेम्स है ना, $300 बिलियन के FDI इस देश में आने वाले हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर में आने वाले हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आने, you think this is really going to trickle down to the most poorest of poor? It never trickles down, Pradeep ji. It always the people who can even talk about such sums, उनके पास वो कला होती है कि वो अपनी जेबों के बाहर एक भी बूंद सरकने नहीं देते। और रही बात ये सब MOU के डिक्लेरेशन की, तो मैं समझता हूँ कि आपको याद दिला दूं कि हिंदू में एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये दिखाया था कि ऐसे तमाशों में जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसमें से कितना सही में आता है और बाकी सब हेडलाइन के लिए ही एक अनाउंसमेंट होती है। क्योंकि अगर गुजरात में पिछले 15 सालों में हुए सारे MOUs का टोटल किया जाए तो शायद चाइना के अंदर हुई एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उससे 10 गुना ज्यादा गुजरात में हो जानी चाहिए थी। पर हिंदुस्तान का आंकड़ा तो बदला नहीं है, और गुजरात अभी तक तो हिंदुस्तान का ही एक राज्य है। तो अगर उसमें गंतव्य होता है तो हिंदुस्तान के पूरे नेशनल उसके फिगर्स में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। Sir, do you think that the entire economy is marching towards a disaster because the global scenario is the most favorable as on today, unlike the Manmohan Singh government, and nothing has really changed? Inflation, the GDP growth, the current account deficit, अब जो भी economic indicators factors देखेंगे, it has not changed. I mean, how do you see the economy moving? If once the oil prices come back to say 80, 90, 100, how will the economy really react? No, it's all jugglery. It's all paperwork. And economy is not, our economy unfortunately is not linked to the hunger index, the index of poverty. It is very cleverly and astutely linked to the Bombay Sensex, which any 2 or 3 manipulators can sit and manipulate and show figures that the economy needs to show. So it doesn't reflect the health of our nation at all. It That's right, absolutely. The riches of the super rich. So in effect, what are you really saying, Tushar? Are you saying therefore that the BJP is really what, a business Janata party again? I mean, and just hear me out on this. जो डर था बहुत लोगों को, हम सब लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जब अटल जी की सरकार आई थी किसी को ये डर नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कि that the Bharatiya Janata Party government would be controlled by middlemen, by people who are in the Union Council of Ministers today, who are known to be middlemen, who are known to be fixers, and it will become a fixers government. That's exactly what has happened to the BJP. Tushar. Look at the election spend figures, and your answer will be there right up front to you. Because when
that kind of money is made available for spend on propaganda, then the payoff has to be in economically feasible terms, and that means that the enslavement has to be there. Otherwise, तो कौन बेवकूफ है कि आज के जमाने में इतना पैसा किसी पार्टी पे लगा दे without expectations at all. Ji. Sir, the serious violation of the fundamental rights of movement when a Greenpeace activist was offloaded when she was out. This shows that the Modi government doesn't care. I mean, we talk about economy, we talk about various other sections, but here we never believed or thought people like Arun Jaitley, all in the Hemlow affairs, would violate this fundamental right of any citizen of this nation, where a person was offloaded for no cause at all. Fundamental rights are important to people who have respect for the Constitution. This is a constitution which was never acceptable to the Sangh Parivar. It is a constitution written by Ambedkar, who they just had to tolerate because of electoral politics. They never respected him. And so anything that will subvert the constitution is kosher for them. Right, so effectively what you're really saying is, in fact what Pradeep is really asking you is that these are the very people who have been imprisoned during the emergency, including Arun Jaitley. Exactly. Right, and these guys are using exactly those authoritarian methods right now. Now, effectively, what does it mean, तुषार गांधी जी? और मैं जान करके अभी और नहीं hang on, मैं जान करके अब हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. तुषार जी, आप ये बताएं, कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध इसलिए किया कांग्रेस का. भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हम लोग ये समझे ये सब हरकतों को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का और यूपीए सरकार का विरोध इसलिए किया क्योंकि 10 साल तक आपने खाया, अब अगले 10 साल हमें खाने दीजिए? क्या ये मतलब हुआ इसका? आखिरकार आपके पास सतीश चंद्र उपाध्याय जी हैं, आपके पास प्रवीण धारेकर हैं, आपके पास मोहित कंबोज हैं, आपके पास जनाब विजय कुमार गावित हैं, आपके पास बाबन राव पचपुते हैं. मैं अभी रविशंकर प्रसाद जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सबका विकास सबका साथ नहीं, बल्कि ये जानना चाहती थी कि कैसे उसको सत्ता मिले ताकि वो सत्ता भोग सकें. तुषार, बिल्कुल बिल्कुल. लोकसभा के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये समाम में सब नंगे है जी. हर कोई सिर्फ उसमें वो एक डुबकी लगा के नैया पार करने की चेष्टा में है. और सही बात है कि 10 साल आपने मजा किया, ऐश किया, आपको जो चाहिए था मिल गया सब, और हमको पता है कि आपको कितना मिला है, तो अब उतना हमारा भी अधिकार बनता है, हमारा भी हक बनता है. और यही एक वजह है कि ये छोटे मोटे फ्रॉड जो हैं, जैसे मोहित कंबोज हो गया या प्रवीण धारेकर हो गया या विजय कुमार गावित हो गया या फिर जनाब बाबन राव पाचपुते हो गए, इनको हमारे साथ आने दीजिए. हम रॉबर्ट वाड्रा जी पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे, कोई हाथ नहीं लगाएंगे, कोई अरेस्ट नहीं करेंगे. कहने का मतलब ये हुआ, आखिरकार 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, ना राजस्थान की सरकार ने, ना हरियाणा की सरकार ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा बोला करते थे, जब भी चुनाव आता है रॉबर्ट वाड्रा की शक्ल दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये है सन इन लॉ, ये है दामाद जी, ये है जमाई बाबू, इन लोगों ने सबसे ज्यादा कमाया है. आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, यहां तक के किसी एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा का नाम तक नहीं है. सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात ये डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो रहे हैं जी. मतलब इससे ज्यादा अजीबोगरीब बात और क्या हो सकती है. चलिए तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू तुषार. थैंक यू. Very strange, Pradeep. The fact remains that each time there's an election, you trot out Robert Vadra, you put him right over there on display for everybody to see. And then what happens? It's off the front pages, it is off the discussions on the news channels, and nobody remembers who Robert Vadra was. In a similar manner, at the moment, there is a discussion on Satish Chandra Upadhyay, supplier of Reliance, in what way? For repairing and installation of meters and seeing to it that the meters run faster than they should. I think that was his job. Mr. Mohit Kamboj, indicted in a case of fraud. He says, which by the way, I think if this is not true, again, let me put it to you across, let me put it to everybody. If the SMS which has been sent to me is untrue, and it's been sent to a lot of other people, Mr. Mohit Kamboj has committed very serious contempt of court. It's clear-cut contempt of court and interference in the judicial process.
How can he send such an SMS without telling us the appeal number, without telling us the name of the magistrate, without giving us a copy of the order? Till now, I have not received a copy of the order wherein he said that the process against him has been stayed and the case has been put up for quashing. And after that, he's not taking his phone. After that, for 5 or 6 times, we have sent an SMS asking him to send us his lawyer's numbers. Till now, we have not received any such information. आज तक वो information नहीं आई है और वो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुंबई यूनिट ऑफ द बीजेपी के. Pradeep, this is strange. I mean, I find this unacceptable. How can Ashish Shelar tolerate this? विनोद तावड़े जी इसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस इसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? मतलब मेरी ये समझ के बारे में, we know all these guys. They are nice people. They are good people. How can you tolerate somebody like that in your ranks? Now, come on. You can't do this. This is not done. Pradeep. Why do you need to tolerate them? I mean, yes. Tolerate करने की जरूरत क्या है? Because you have got a mandate. The people have believed. The people have believed Modi. The people have believed BJP, and the BJP is rocking in all the states. Yes. National general election जीते उसके बाद महाराष्ट्र जितने states they have done performed exceedingly well. What is the need for them to create a breach of confidence where the people electorate are concerned, breach of trust, breach of confidence जो electorate ने उनको वोट करके दिया है, उनके जो बेवफाई है इसको कहते हैं. Why do you want to do it? क्या जरूरत है? और जहाँ ऐसे नेता है तो उनको खुद बहुत सारे सीनियर पोस्ट, ऑफिशियल, बिजनेस, अलग अलग स्टेजेस पे उन्होंने कोई ना कोई पब्लिक पोस्ट ऑक्यूपाई किया होगा. उनको ये मालूम है कि जब भी आप पब्लिकली कुछ कहते हो तो इट हैज टू बी ऑलरेडी कंटिन्यूड विद बोनाफाइड फैक्ट्स, बोनाफाइड एविडेंसेस, कोरैबोरेटेड विद फैक्ट्स, एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स. दीज आर द थिंग्स दैट दे आर नॉट डूइंग. आई मीन मोहित कंबोज जब भी एलिगेशंस पहले भी किया था तब भी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं किया था. आज भी जब वो कहते हैं कि दो डेफिनेटली विश द थिंग्स दैट ही सेज आर ट्रू, बट इफ इट हैज टू बी completely corroborated by evidences, if it is a court order, a copy of the order has to be at least WhatsApp to us. आप मैसेज अगर WhatsApp कर सकते हो तो definitely I believe evidences also can be WhatsApp. He can just, all that he needs to do is, let's be very clear, all that he needs, can we have those graphics on please? All that he needs to do is just send us a copy of the number. अपील का नंबर जो है उसी का वही एक SMS कर दें. हम बाकी ऑर्डर वगैरह हम खुद निकाल लेंगे अगर वास्तविकता में ऐसा ऑर्डर कोई एग्जिस्ट करता है तो. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र इम्तियाज जलील साहब, आज की तारीख में MLA हैं. इम्तियाज जलील साहब नमस्कार. नमस्कार बजा साहब. RKB बोल रहा हूँ, इनसाइट छोड़िए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आए. इम्तियाज जलील साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता, छोटा नहीं है, जरा सा लंबा सवाल है, 10 या 15 सेकंड लगेंगे वो सवाल पूछने में. वो जरा आप सुने जरा ध्यान से. दिल्ली में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाए गए सतीश चंद्र उपाध्याय जी के खिलाफ, सतीश चंद्र उपाध्याय जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जिस रिलायंस के खिलाफ आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिजली पानी के जो बिजली के जो बिल हैं वो कम कराएंगे, वो उन्हीं के सप्लायर हैं, मीटर्स रिपेयर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. यहां मुंबई में प्रवीण दारेकर जी जो चेयरमैन थे और अभी भी हैं ऑफ द मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उनके खिलाफ विनोद तावड़े जी ने आरोप लगाया कि 412 करोड़ का गबन किया है, इन्होंने स्कैम किया है. आज वो भारतीय जनता पार्टी में है. मोहित कंबोज जी जो मुंबई यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस है, 420 का केस है जिसमें इंडाइट किया गया है उनको मुंबई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा, और उनकी पेशगी है 19 तारीख को कि आपने 4 चेक इशू किए 5-5 करोड़ के फ्रॉम एन अकाउंट विच डिड नॉट एग्जिस्ट. विजय कुमार गावित जी ट्राइबल डेवलपमेंट का पैसा खा गए, ऐसा उनके खिलाफ आरोप है और इंक्वायरी चल रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, जब वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे एनसीपी गवर्नमेंट में. बबन राव पचपुते जी के खिलाफ भी उसी केस में एक प्रोसेस इशू हुआ है और साथ में एक और भी केस है जहां पे फॉरेस्ट लैंड का गबन हुआ है. ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके सामने ये बात रखी थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत. अब ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस तरीके से कैसे बनेगा, मेरी समझ के बाहर है. इम्तियाज जलील साहब आप बताएं. बजाज साहब, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट शुरू किया है जिसका नाम होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जी. लेकिन अगर आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की वेबसाइट के ऊपर अगर आप नजर डालते थे अगर 1 महीना भर पहले जी, तो पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने केसेस जी, उनमें आप जिनके नाम लिए हैं उन नेताओं के नाम भी लिखे हुए थे जी. एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सरकार से
परमिशन मांगी थी कि साहब इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया है बजाज साहब कि अगर कोई भी ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये फ्री हैंड होना चाहिए। दुरुस्त बात। महाराष्ट्र में उस पर लागू नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो लोग सरकार के खिलाफ है उनके खिलाफ परमिशन फौरन दे दी जाती है, जो सरकार के फेवर में है, जो बीजेपी के पास आने वाले हैं उनके खिलाफ आपका नाम से वेबसाइट पर रहता है, परमिशन नहीं दी जाती है। तो भ्रष्टाचार के मामले में बजाज साहब बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको सही में रोकना है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सरकार की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एनसीपी की हो, किसी की भी हो, परमिशन की क्यों जरूरत पड़ती है? करप्शन को ये फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जाता है कि आपके पास कंप्लेन आई है, आप इंक्वायरी करिए, अगर उसमें अगर कुछ निकल के आता है तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट करिएगा, केस फाइल करिएगा, ये सब होना चाहिए। लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक डमी है। जिस तरह से आज आरोप लगाया जाता है कि सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ द डे के इशारों पर चलती है, तो उसी तरह एंटी करप्शन, आप विजय कुमार गावित जी का नाम एंटी करप्शन की वेबसाइट के ऊपर था कि हमें इनके बारे में जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिली है उसमें कुछ तथ्य है, हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कई महीनों तक, कई सालों तक इस तरह के नामों के ऊपर बैठे रहती है, बाद में डील होती है कि साहब ठीक है हम आ रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, कम से कम हमारा नाम वहां से हटा लिया जाए करके। और सिर्फ यही नहीं, आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम उस वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स गवर्नमेंट को फेवर करते हैं उनके परमिशन नहीं दी जाती है एंटी करप्शन को कि नहीं साहब इनके ऊपर मत करिएगा उसमें। तो परमिशन आखिर किन लोगों पर दी जाती है? जो छोटे छोटे 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेने वाले, जो तलाठी होता है, पुलिस वाला होता है, लेकिन बड़े बड़े नामों के ऊपर कभी नहीं ऐसा होता है। अच्छा इम्तियाज जलील जी, दूसरी एक और सवाल आपसे ये है, एंड यू बीन अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, एक मतलब आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी रहे हैं, विश्लेषण भी आपने किया है, एक एक चीज आप जानते हैं जहां तक राजनीति का प्रश्न है। आप मुझे ये बताइए, यही बात प्रदीप जी और मेरे बीच में अभी उसी पर डिस्कशन चल रहा था, अभी तुषार गांधी जी भी हमारे साथ थे, कि भाई आखिरकार इनकी आवश्यकता क्या है? मेरी ये समझ के बाहर है। 2 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की 1984 में, आज की तारीख में उनके पास 282 सीटें हैं लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू हुई थी आपको खुद को मालूम है, महाराष्ट्र में इनकी कोई छवि नहीं थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 122 से 123 सीटें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसे लोगों की इनको आवश्यकता क्या है? देवेंद्र फडणवीस जिनकी छवि आज तक तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, मैं उम्मीद करता हूं ऐसी रहे, आखिरकार इनको प्रवीण दारेकर, मोहित कंबोज, विजय कुमार गावित और बाबन राव पचपुते जैसे लोगों की आवश्यकता क्यों बढ़ गई? इम्तियाज जलील जी। बजाज साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि ये लोगों की क्यों जरूरत पड़ गई है, लेकिन जब कोई एक पार्टी एक टारगेट सेट कर लेती है कि साहब हमको महाराष्ट्र में 1 करोड़ मेंबरशिप करना है, तो हर जिले को, हर तालुका को टारगेट दे दिया जाता है। अब अगर आपने सिर्फ ये 2, 4, 6 नाम मुझे दिए हैं, लेकिन अगर अलग अलग शहरों में जाएंगे, जिलाओं में जाएंगे, देखेंगे तो कितने सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि नहीं साहब ये तो सत्ताधारी पक्ष है, चलिए इसके साथ। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि साहब आपको सिर्फ मेंबरशिप ड्राइव लेने का है, उसके अंदर जितने ज्यादा मेंबर, चाहे फिर उसके अंदर चोर हो, चक्के हो, जेब कतरे हो, बलात्कारी हो, हत्यारे हो, वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं होता है कि भाई आपने कोई क्रिमिनल केस है क्या, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है क्या। तो आज फिलहाल बीजेपी की ये हालत हो गई है कि सत्ता में आने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बीजेपी, अभी भी शिवसेना के पास जितने बचे हुए हैं वो लोगों को भी बटोर लिया जाए, मनसे के पास जितने हैं उन्हें भी बटोर लिया जाए। तो एक टारगेट दिया गया है, 1 करोड़ मेंबर हमारे बनाने का है। अब वो 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए आप जो आना सामने, आइए साहब हमारे पास लेते जाइएगा करके। तो जब तक ये मैकेनिज्म नहीं होगा, और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, जब भी कोई बड़ी पार्टी है तो इस तरह का मेंबरशिप ड्राइव करती है, तो ये इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि साहब हमारे पास जो आ रहे हैं उनसे एक एफिडेविट करवा के लिया जाए कि नहीं मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, कोई मेरे पास करप्शन का केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी पुलिस स्टेशन में केस पेंडिंग नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा तो आपसे मेंबरशिप ड्राइव कर लेंगे और एक दिन है तो बड़ा जलसा ले लेंगे महाराष्ट्र में कि नहीं अब देखिए बीजेपी 1 करोड़ और मेंबर बना ली है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर में कांग्रेस की हार हुई 1999 से जो सत्ता में थे, आखिरकार 2014 में उनकी हार हुई। लिहाजा क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक नहीं लेना चाहिए कि 15 साल पुरानी सरकार को अगर देश के लोग, राज्य के लोग बाहर निकाल सकते हैं तो उनकी क्या छवि है? 2 मिनट में उनके साथ भी वही होगा जो कांग्रेस एनसीपी के साथ हुआ। जनाब बताएं।
जी वजह साहब बिल्कुल सही है। ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सबक लेने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस सरकार जो इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें कितने राज्यों में हुआ करती थी, देश में हुआ करती थी, उसके खत्म होने की वजह क्या है। और ये सभी लोग जानते हैं। अगर बीजेपी भी वही रास्ते के ऊपर जा रही है, बीजेपी भी अगर वही कर रही है जो कांग्रेस करती आई थी, तो हमारे हिसाब से उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लोगों को लगेगा कि नहीं साहब, हमने तो कांग्रेस को हकाला था, यही वजह से अब बीजेपी भी वही रास्ता इख्तियार कर रही है। तो लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा। आज बीजेपी को ये समझने की जरूरत है कि हमने जिन मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच गए थे, साफ सुथरी सरकार देने का, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का, अगर उससे हम कहीं भटक रहे हैं तो आज तो आप सत्ता में रहेंगे, लेकिन कल जब चुनाव आएगा तो लोग आपसे सवाल करेंगे और तब आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। That's right, absolutely. Thank you so much, इम्तियाज जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for your lovely analysis. Great pleasure as always talking to you. Thank you very much. इम्तियाज जलील वही बात बोल रहे थे जो अभी अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि भाई आखिरकार जहां तक आप लोगों का सवाल है, आप कर क्या रहे हैं? 282 सीटें आपके पास हैं, 123 सीटें या 122 सीटें आपको खुद को मिली हैं महाराष्ट्र में। आपको ऐसे लोगों की, ऐसे तत्वों की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद आप ऐसे लोगों को सीने से लगाकर बैठे हैं, गोद में बिठाकर बैठे हैं। अजीबोगरीब मसला है। हाउ कैन यू हैव पीपल लाइक प्रवीण दारेकर, मोहित कंबोज, विजय कुमार गावित एंड बबन राव पाचपुते विद यू? हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू? किस प्रकार आप ये कर सकते हैं? In any event, I tell you what, let's take a look again at what Kiran Bedi had to say in Delhi. Kiran Bedi ने क्या कहा दिल्ली में, एक बार फिर देख लेते हैं. Let's take a look. First at Kiran Bedi, then at Shazia Almi, and then we will talk about what's really happening as far as this city is concerned. Let's first take a look at Kiran Bedi. हमारी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा विजय गोयल जी, एक्स प्रेसिडेंट बीजेपी विजेंद्र गुप्ता जी, स्टेट बीजेपी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री विजय शर्मा जी, आपने भी मुझे आज शिक्षित किया, और बीजेपी सेक्रेटरी आशीष सूद जी, आशीष जी और रेखा गुप्ता जी। हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेडी आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के। इन्होंने और मैंने बहुत सारे मंच इकट्ठे बहस किए हैं, लेकिन हम साथ ही रहे हैं, एडवर्सरीज नहीं रहते थे। पता नहीं पुरानी मिलावट। मेरी नई अभी आई हुई बहन शाजिया को आपको मैं बताऊं, जब हम लोग आंदोलन चला रहे थे, शाजिया को आंदोलन में लाने वाली मैं थी। तमाम ऑफिस बेयरर्स ऑफ दिल्ली प्रदेश बीजेपी, वेरी गुड फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू, the one on you, I forget your name. संजय कौर, ये सबसे पुराने जो मुझे मनवाने आए थे कि बीजेपी में आ जाओ, और मैंने इनका संजय का कहना नहीं माना था, लेकिन आज खुश है कि चलिए किसी का तो माना। थैंक यू संजय। और ये तो लीडर रहे दिल्ली में सबसे ज्यादा। That's Kiran Bedi already behaving as if she is the chief minister of Delhi. जिस तरीके से किरण बेदी जी सबका स्वागत कर रही हैं मंच पे, शाजिया इल्मी, मीनाक्षी लेखी, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, वीके गोयल जी वहाँ पर नहीं दिख रहे, जगदीश मुखी जी वहाँ पर नहीं दिख रहे, हर्षवर्धन जी वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बट शी इज ऑलरेडी बिहेविंग एज इफ शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एट द मोमेंट। विद अस ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड प्रोफेसर अय्यर। प्रोफेसर अय्यर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हेलो सर, नमस्कार। इवन दो एज यूजुअल यू आर लेट, बट थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अय्यर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, यू आर वन ऑफ द पीपल who had consistently said that Narendra Modi will be the Prime Minister of the country. Absolutely. Who had consistently maintained that the BJP will be very good for the country. Yes. Do you still think so? I think I did not maintain BJP will be good. I said Narendra Modi will be good for the country. So we need to I asked you a question. correct. I asked you a question. Yeah, my answer is clear. Narendra Modi is good for the country, but I don't know whether BJP will be good for the country. Only time will tell. Let me point out a few things to you. Can we have those graphics on, please? Can we look at those graphics so that Professor Iyer can also see them? जो ग्राफिक्स अभी बनाए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की ऑनर्स लिस्ट जो है, रोल कॉल ऑफ ऑनर जो है उनका, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बबन राव पाचपुते जी आप देख सकते हैं, जमीन हड़पने का आरोप है। प्रवीण दारेकर पर 412 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है। मोहित कंबोज पर धोखाधड़ी का आरोप है। जी हाँ, विजय कुमार गावित साहब पर और भी गंभीर आरोप हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट का पैसा खा गए,
All right, these are slightly older graphics. We have some new ones also, which we made today. We would like to show them to you as well. Now, Professor Iyer साहब, जब सतीश चंद्र उपाध्याय जी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो रिलायंस के साथ व्यवसाय कर रहे हैं. Right, that is proven. MOS to PMO निहाल चंद जी के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप हैं, बहुत ही गंभीर आरोप हैं. उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा. Right. मोहित कंबोज जी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं, कहने की हद नहीं. और वो एक उन्होंने SMS आज सर्कुलेट किया है जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही. अगर मान लीजिए वो SMS झूठ निकला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है उनके खिलाफ, धोखाधड़ी के अलावा. मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? देखिए, बड़ा सिंपल है. अभी तो मोदी जी को एक्ट करना ही पड़ेगा. और मैंने 2 जनवरी को एक भयंकर पत्र लिखा है मोदी साहब को जी, जिसके अंदर मैंने कई सवाल पूछे. मैं आपके सामने वो लेटर अभी लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इस लेटर को खुलासा करूँगा किसी और. संक्षेप में बता दीजिए. संक्षेप में ये है, मैंने कहा सबसे पहले कि ये सब छोड़ के आप जो डेवलपमेंट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आप जो गुजरात में कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री कहाँ गए? ये सवाल थे मेरे 2 जनवरी के पत्र में. और 2 जनवरी आपको याद होगा, इसी मुंबई के अंदर एक तांडव मचा था. सवेरे 6 बजे से शाम के 4 बजे तक ट्रेनें बंद थी जी. हमारी स्टाफ नहीं आ पाई थी ऑफिस में, मीडिया की. और वो लड़कियां, जिस तरह से लोगों ने राइटिंग फेस की, मेरी लड़कियों ने राइट फेस की ऑफिस के जो स्टाफ ने, आपके भी यहाँ हुआ होगा, जो सबब से आ रही थी सेंट्रल सब में, बोतलें तोड़ी गई, बोतलें मारी गई, राइटिंग की गई. पुलिस केवल मूक एकदम स्पेक्टेटर बन के खड़ी थी. और उस दिन मेरे को जो क्रोध आया और जो मेरे अंदर जो बात आई, एक नेशनल इशू आई, मैंने प्रधानमंत्री को बहुत भयंकर पत्र लिखा. और रेलवे मिनिस्टर का कोई भी इसके ऊपर भाषण नहीं आया. और शर्म की बात यह है कि उस दिन रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और सारे लोग मुंबई के अंदर मौजूद थे बाकायदा. और ये एक विज्ञान के इवेंट को लॉन्च कर रहे थे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. सो वो दिन था. They were talking about Vedic aircraft. And that was the first day of the year. Right. And I wrote to the Prime Minister कि this may not be a bad omen, but it is surely not a good omen. Right. This is the way you have now. आप भटक गए हैं. मेरा कहना था कि आप अपने पूरे विचारधारा से भटक गए. आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के नारे से अब भटक गए हैं. प्रदीप जी, आप बताएं. Sir, what we witnessed 2009-2013 तक हमने जो witness किया था, we talked about corruption in Manmohan Singh's government, it is still prevalent here. We talked about policy paralysis, and we talked about inaction. Absolutely, it is still here. You talked about various things that inefficient bureaucracy. We find the same thing here. Nothing has really changed. क्या change है? Current account deficit, the growth has not really increased. Inflation is still there. Prices of the essential commodities and vegetables is still high. We had read out the prices to you yesterday. कल हम लोगों ने आपको प्राइसेस बताई. होर्डिंग है आज भी वही मिडलमैन जिसको हम लोगों को डर था, पूरे बिजनेस कम्युनिटी को डर था, पूरे देश को डर था कि ये जो मिडलमैन है जो हर फील्ड में वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे. और सबकी फहरिस्त हमने आपके सामने रखी है. और प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा बात सुन लें. सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख, I'll tell you what has changed. The crude oil today is at $48 to $49 a barrel. I was coming to that. $48 to $49 a barrel. And in spite of that, the price of tomatoes has gone up to 48 rupees a kilo. Now I'll tell you, sir. I'll tell you. I want to come on this point. This is a very important point. Country must know. Nation must know. जी बताएं. In this channel, nation must know. Not on the other channel where they say nation must know. No, nation knows nothing in that channel. But nation must know on the RKB show, in the inside story here. That is $50. It came 2 days back. 48 is what, and I have predicted $40 because मैंने वो दुनिया देखी जब $22 पे भी क्रूड था. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो कितने डॉलर क्रूड चल रहा था? $105 to be precise. 105 or 110 on the day of his swearing in. Exactly. On the day of his swearing in, but in April, May, it was at around $135 odd. Yes. तो अगर हम उस दिन पे समझे 105 ही हम बेंचमार्क करें, 105 से आज कितना नीचे आ गया? 60% नीचे आ गया. That's right. 60% नीचे आया मतलब तकरीबन $56 नीचे आया है. बिल्कुल. अगर आपको इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना था तो केवल एक स्टेप ले सकते थे. आप 50% इसका डिस्काउंट देते थे. मतलब अगर आपको फ्यूल कॉस्ट, आप आज डीजल इज सेलिंग एट 48 rupees, right? And I tell you, instead of 48 rupees, it was about 35 rupees. I am telling you, commodities prices would have come down definitely, but people would have directly benefited from the diesel pricing itself and from the petrol pricing itself. And not only that, aviation turbine fuel. My friends,
टुडे एयरलाइंस आर फ्रीजिंग एवरीबॉडी। क्या ये प्रधानमंत्री को पता चल रहा है कि एयरलाइंस क्या कर रही है? आप आज हमको छोटे छोटे डिस्टेंसेस के टिकट, आज मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 हजार रुपए में, अगर हम अभी हैदराबाद बुक करें जी 21,000 का टिकट होगा 20 तारीख का, 20th को अगर हमको हैदराबाद जाना है 21,000 का टिकट होगा सर। और 2 एयरलाइन फट हो चुकी हैं, आप नए एयरलाइंस को आने भी नहीं दे रहे हैं जी, आपका ये हालत है। तो आप स्टॉक को कम कर रहे हैं, आप प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जहां तक आपके इस कंट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड परपेट्रेट किया गया, ये प्रधानमंत्री क्या उसको चेंज करेंगे? हमारे यहाँ बैगेज जो 40 किलो होता था एक जमाने में, इंटरनेशनल फ्रॉड है ये। आज कितने का बैगेज है? आज आप 15 किलो का बैगेज ले जा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आदमी मीडिया कैमरा ले जाए, कोई किताब ले जाए, कोई कुछ करे, उसका तो किलो लग जाएगा भैया। और वो 1 किलो का अब 250 रुपया से 300 रुपया हो गया है। एक जमाने 50 रुपये से चालू हुए थे। टुडे वी आर चार्जिंग 300 रुपीज अ किलो। And diesel cost today is at 48.26, right? And the petrol cost is 61.33. Whereas these should have been at 40 rupees and 35 rupees today. Right, I think diesel cost should have been at about 25-30, considering the fact that crude oil prices. I'm giving them the opportunity. I'm saying let them take some profit for the PA. See, they are making profit in the oil companies. My thing is, they are making killing profit, not profits, killing profit. But Professor Iyer Saab, even with the kind of whatever that you have said today, the fact remains that vegetable prices, essential commodity prices have not come down. In fact, they have gone up only because of the fact that there are too many middlemen involved, and all these middlemen, by the way, owe their loyalties to the BJP. Let's be very clear. आज की तारीख में जो हमने फहरिस्त दिखाई है लोगों की, जैसे प्रवीण दारेकर साहब, प्रवीण दारेकर जी को आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों लिया गया है? सिर्फ इसीलिए लिया गया है so that he can deliver the cooperative societies to him, so that he can deliver all the cooperative sugar mills, all the cooperative banks, etc. to the भारतीय जनता पार्टी. आज मोहित कंबोज जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस है, आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? क्योंकि इंडियन बुलियन एसोसिएशन में के साथ वो एसोसिएटेड हैं और उन्होंने शायद ये प्रॉमिस किया होगा कि वो सारे व्यापारी लोग आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। वो पहले से ही बीजेपी में थे। वेरी क्लियरली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन ओवर हियर व्हिच वी आर नॉट श्योर ऑफ। विजय कुमार गावित साहब, बबन राव पाचपुते जी, सतीश चंद्र उपाध्याय जी, आखिरकार क्या यूजफुलनेस है इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति? प्रदीप सर, दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फियर जो प्रॉब्ली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बीजेपी that the country, the government can't control inflation, all these kind of negative trends towards economy, even the most favorable global atmosphere. So jab things really start to fall in place, like if the oil prices were to go up, shoot up northwards, what will happen to our economy? Are we going towards a chaos? The best thing for tomatoes will go from 48 to 100. Yes, that's so what was going to happen. Probably the best thing that the BJP thinks is consolidate its position across the country by including all kind of, because all right, we got exactly 1 minute left. 1 minute there left. There is no other explanation for these kind of acts of the BJP involving the corrupt people into the party. I tell you, the oil is going to hit below the belt, because US is hell bent to finish the Middle East hegemony on oil. Middle East hegemony, and they want to destroy the entire Russian economy. Exactly. Which is based entirely on petroleum. Right. And on that issue, I would say Prime Minister is going right himself, because he is signing the clean energy deal. Right. और मैं आपको बता रहा हूँ 26 तारीख को ओबामा यहाँ फालतू में नहीं आ रहे हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर उसको कमिटमेंट देने वाले ग्रीन एनर्जी फंड का, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हमारी डेवलप होगी, जो हमने उसके बारे में प्रेज भी किया है। आपने बात की है तो ये 100, अभी ये चैनल को पता होना चाहिए इस चैनल के थ्रू कि 100 गीगावाट हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं 2022। और इस चैनल के अंदर हमने पहली बार बात की थी, और आरकेबी जी के साथ मैंने पहली बार बात की थी कि देश का सौर ऊर्जा मिशन 50 गीगावाट डबल होना चाहिए। वो डबल से 4 टाइम्स हो गया है अब। तो बेसिकली ही इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन while he's leaving everything else. But will he be allowed to go into that direction when you are surrounded by so many corrupt people, when you are surrounded by so many vested interests, when there are so many IOUs that you have to service? He has to stop. He has to stop them. I was talking to Professor Iyer about solar energy. Where is the Maharashtra? In fact, if you just talk about Maharashtra, where is the policy to motivate or encourage or act as a catalyst? We'll talk about that. We will talk about that on Monday. It's not there. It is not there right now. The government of Maharashtra is not at all. I agree with you. Bent on promoting solar energy where it's concerned. Maharashtra has failed. We've really run out of time, gentlemen. Thank you so much for coming. Thank you so much. We really have run out of time. We will talk about that next week, hopefully Monday, Tuesday, whenever Professor Iyer has time. We will talk about solar energy and Maharashtra, and where is Maharashtra failing. We will talk about that when we come back. In the meantime, that's it. That's all we've got for you as far as tonight's Inside Story is concerned. आज की Inside Story में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर चलते मोहित कंबोज जी से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर की कॉपी हम लोगों को भेजें। जल्द से जल्द चलिए अपने वकील का नंबर ही भेज दीजिए। जल्द से जल्द वो ये बताएं
कि आखिरकार ये कौन सा मैजिस्ट्रेट है जिसने एक और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है। ये हिंदुस्तान के कानून में ये नई प्रथा कहाँ से शुरू हो गई, मेरी समझ के बाहर है। बट ऑल द सेम, एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. And from me, RKB, and from Pradeep Nambiar, and of course from Professor Iyer. We'll see you, of course, tomorrow at the same time on the same channel. Meantime, do keep sending in your emails on insidestory@lemonnews.com. And of course, you can SMS us. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. That's it. That's all we've got for you. Keep watching Lemon News. Bye-bye.